गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्यवसाय संगठन के पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। प्रबंध प्रबंध क्या होता है? प्रबंध का मतलब होता है किसी भी प्रबंधक द्वारा किया गया प्रबंध का कार्य। किसी भी प्रबंधक द्वारा किया गया प्रबंध का कार्य, इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं प्रबंधक। प्रबंधक कौन होता है? प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना चाहता है। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना चाहता है। अब संसाधन में क्या क्या आता है? मानव शक्ति, धन, माल, मशीन इत्यादि। ठीक है। इसी चीज को लेकर कोई भी प्रबंधक अपना सबसे बेस्ट कार्य करने की कोशिश करता है, इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। अलग अलग लेखकों ने प्रबंध की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। पहला है परंपरागत रूप में और दूसरा है आधुनिक रूप में। परंपरागत रूप का मतलब हुआ पहले के लोगों का क्या मानना था प्रबंध के बारे में, और आधुनिक काल के लोगों का प्रबंध के बारे में क्या मानना है। ये परंपरागत रूप का मानना था प्रबंध अन्य लोगों से काम कराने की एक कला है। इसका मतलब हुआ किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कार्य को सही तरीके से करवा लेना ही प्रबंध कहलाता है। लेकिन आधुनिक काल के लोगों का मानना है कि प्रबंध एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरणा एवं नियंत्रण सम्मिलित है। इसी को प्रबंध कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि आधुनिक काल के लोगों का मानना है कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके अपने कार्य को पूरा करना, इसे हम प्रबंध कहते हैं। ये आधुनिक काल के लोगों का मानना है। अब हम बात करेंगे प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या हैं? प्रबंध की प्रथम विशेषता है प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। इसका मतलब हुआ किसी भी कार्य को करने के लिए हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये हुआ कि प्रबंध का भी एक उद्देश्य होता है जिसको पूरा करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। जैसे अगर हम किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? हम उसके बारे में प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। दूसरा, प्रबंध सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब हो गया यूनिवर्सल। संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको करने के लिए हमें प्रबंध की आवश्यकता ना पड़े। अगर किसी कार्य को करने के दौरान हम वहाँ से प्रबंध को हटा देते हैं तो वो कार्य कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती, या ये कहना गलत होगा, हम कह सकते हैं वो कार्य अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है, परंतु जिस तरीके से हम उस कार्य को उस लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं उस तरीके से वो कार्य लक्ष्य तक नहीं पहुंचती है। इसलिए प्रबंध का होना बहुत आवश्यक है। संसार के हर एक कार्य में प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए प्रबंध को सर्वव्यापी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है लगातार चलने वाला प्रक्रिया। प्रबंध एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हम किसी कार्य को कंटिन्यूअस करते रहते हैं। ये ना कि आज हम मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कल उसको बंद कर दें। तो अगर मैनेजमेंट का काम हम बंद कर देते हैं तो वो कार्य मेरा सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो कार्य मेरा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए प्रबंध एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए प्रबंध एक सतत प्रक्रिया कहा गया है। अगला है आपका प्रबंध एक समूह प्रक्रिया है। समूह का मतलब होता है ग्रुप में किया जाने वाला कार्य। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो अकेले कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए प्रबंध को हम सभी लोग एक साथ मिलके करने की कोशिश करते हैं, तभी वो कार्य सही तरीके से पूरा हो पाता है। इसलिए प्रबंध को एक समूह प्रक्रिया भी कहा गया है। नेक्स्ट है आपका प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। जितने भी क्या बोलते हैं संगठन है, हर एक संगठन की जो प्रकृति होती है वो परिवर्तनशील होती है। किसी भी संगठन की प्रकृति एक जैसी नहीं होती, तो बदलते परिस्थिति के अनुसार हमें अलग अलग संगठन में अपने प्रबंध के कार्य को अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। ठीक है।
नेक्स्ट है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति का मतलब होता है न दिखाई पड़ने वाला शक्ति, यानी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो होती तो है लेकिन वो खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। हम उसको समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती। ये था आपका प्रबंध की विशेषताएं। अब हम प्रबंध के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। प्रबंध के 3 उद्देश्य हैं। पहला संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य, तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब होता है किसी भी संगठन के प्रति प्रबंध का जो दायित्व होता है उस दायित्व को हम संगठनात्मक उद्देश्य कहते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब हुआ किसी भी संगठन में कार्य कर रहे लोग, जो लोग कार्य करते हैं उन लोगों का खुद का उद्देश्य। ठीक है। तीसरा हो गया आपका व्यवसाय। व्यवसाय समाज का एक अंग है, तो समाज को अनदेखी कर हम अपने व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसका तात्पर्य ये है कि हम कुछ ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे समाज की हमसे क्या हो, भलाई के कार्य न हो, यानी बुराई हो। क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं तो हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो समाज के हित में हो। इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी हैं, जैसे हम आगे आपको चल के बताएंगे। जैसे समाज में रह रहे वंचित लोग जैसे जिनका तिरस्कार कर दिया गया है, उन लोगों की सहायता प्रदान करना, समाज में रोजगार की उपलब्धता प्रदान करना, समाज में कम मूल्य पर वस्तुओं को पूर्ति करना, समाज में दान धर्म का कार्य करना इत्यादि। अब थर्ड जो मैंने आपको बताया था वो था आपका व्यक्तिगत विशेषता, व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य में बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे उचित पारिश्रमिक देना, समाज में मान्यता देना, कार्य करने के लिए स्वस्थ वातावरण प्रबंध करवाना, उचित पारिश्रमिक प्रदान करना इत्यादि। ठीक, ये था हमारा आज का प्रबंध किसे कहते हैं तथा प्रबंध की विशेषताएं तथा प्रबंध का उद्देश्य। ठीक है, अगला वीडियो अगले क्लास में आपको दिया जाएगा।